So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is radius and energy of the electron. So आज हम इलेक्ट्रॉन की रेडियस एंड एनर्जी कैलकुलेट करेंगे. सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. सो देखो, वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. सो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. सो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है ना. हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है. अब देखो ये रिवोल्यूशन क्यों होता है. सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. मतलब वहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. किसके बीच में? तो इस इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज कूलम्बियन फोर्स. और वो कितना होता है? तो वो होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. सो इतना फोर्स इस इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उन दोनों के बीच में होता है. देखो, न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. मतलब न्यूक्लियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है. अब इस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है ये क्या कर रहा है? तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है. मतलब इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और वो कितना है? तो वो इतना है, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. और यहाँ पर ये K कितना होता है? वो K होता है 1/4πε0. ये K की वैल्यू होती है. अब हमें क्या करना है? तो बस यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड करने हैं. देखो, Q1 और Q2 क्या है? तो चार्ज है. अब यहाँ पर एक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा Q2 क्या है? तो जो प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो है. सो Q1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, दैट इज E लिख सकते हैं. तो Q1 इज इक्वल टू हम E लिखते हैं क्योंकि हमारे लिए एक चार्ज कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन है. अब Q2 कैसे फाइंड करते हैं? देखो, सो Q2 के लिए हम क्या करेंगे? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का यूज करेंगे. दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस आपको क्या बताता है कि अगर आपके पास एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आपको कैलकुलेट करना है, मतलब टोटल चार्ज अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे करते हैं? तो वो करते हैं N इंटू E. अब यहाँ पर ये N क्या होता है? तो ये N होता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बॉडी. सो यहाँ पर N कितना होता है? सो 1 2 3, मतलब जितने भी चार्जेस उसमें प्रेजेंट हैं. सो यहां पर N क्या होता है? तो नंबर ऑफ चार्जेस ऑन दी बॉडी, मतलब उस बॉडी के ऊपर जितने चार्जेस है वो नंबर. अब हम क्या करेंगे? तो यहां पर N की जगह पे बस G सब्स्टिट्यूट कर देंगे. दैट इज, देखो, Q2 इज इक्वल टू G इंटू E. अब यहां पर ये G क्या है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं? तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं. मतलब G क्या है? यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक नंबर आपको क्या बताता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, मतलब जितने प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर है. इसलिए हमने क्या किया? यहाँ पे N की जगह पे G सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो इससे होगा क्या? देखो, अब इस इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे? सो F इज इक्वल टू, देखो, Q1 आपका कितना है? तो E है, सो E. और Q2 कितना है? तो GE है, सो G इंटू E डिवाइडेड बाय K की वैल्यू क्या होती है? तो 1/4πε0 एज इट इज. सो 4πε0 एज इट इज इंटू R स्क्वायर. सो अब देखो, ये E इंटू E ये क्या बन जाएगा? तो E स्क्वायर बन जाएगा. देखो, ये E इंटू E ये बन जाएगा GE स्क्वायर, है ना. सो F इज इक्वल टू GE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4πε0 R स्क्वायर एज इट इज. सो 4πε0 R स्क्वायर एज इट इज. और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं. देखो, यहां तक मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं. तो अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, तो उस रिवॉल्यूशन के पीछे का रीजन क्या है कि यहां पर जो प्रोटॉन्स है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है
वो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब वो फोर्स कितना होगा? तो वो होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर ये Q1 एंड Q2 ये क्या होते हैं? तो वो चार्जेस होते हैं, है ना। अब यहाँ पर चार्जेस की अगर हम बात करें तो एक चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हमने क्या किया है? Q1 इज इक्वल टू E लिखा है। और दूसरा चार्ज कौन सा है? तो जो प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है वो है Q2। अब वो हमें पता नहीं, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे? तो G इंटू E लिखा है, वेयर G क्या है? तो एटॉमिक नंबर है, जिसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस न्यूक्लियस के पास एक फोर्स होगा, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। क्योंकि देखो, सेंट्रीपेटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? सो द फोर्स अराइजेस ड्यू टू सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब जो फोर्स सर्कुलर मोशन की वजह से आता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो उसके पास एक फोर्स होगा और वो फोर्स होगा सेंट्रीपेटल फोर्स। और वो कितना होता है? तो वो होता है mv² बाय r। अब देखो, यहां पर ये जो फोर्स है और ये फोर्स, ये दोनों इक्वल है। कैसे? देखो, इसको इक्वेशन हम 2 बोलते हैं, इसको हम F2 बोलते हैं और इसको F1। देखो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि ये दोनों फोर्स सिमिलर है, मतलब इक्वल है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो उस रिवॉल्यूशन की वजह से उसके पास एक सेंट्रीपेटल फोर्स है। पर अगर यहाँ पर ये कूलम्बियन फोर्स एब्सेंट होता तो इलेक्ट्रॉन कभी इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व ही नहीं करता, है ना। अगर कूलम्बियन फोर्स, दैट इज द फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, अगर ये एब्सेंट होता तो इलेक्ट्रॉन कभी रिवॉल्यूशन ही नहीं करता, इलेक्ट्रॉन निकल जाता यहाँ से। तो अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, उस रिवॉल्यूशन के पीछे का रीजन क्या है? तो कूलम्बियन फोर्स है। अगर वो एब्सेंट होता तो इलेक्ट्रॉन कभी रिवॉल्व ही नहीं करता, और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही नहीं करता तो वहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स कभी आता ही नहीं, है ना। मतलब यहाँ पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो इस कूलम्बियन फोर्स की वजह से आ रहा है, दैट इज द कूलम्बियन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स, है ना। अगर कूलम्बियन फोर्स नहीं होता यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता यहाँ से, वो रिवॉल्यूशन थोड़ी करता। तो अगर रिवॉल्यूशन ही नहीं करता तो सेंट्रीपेटल फोर्स ही नहीं आता। तो इसी वजह से जो कूलम्बियन फोर्स है, दैट इज F1 हमने यहाँ पे कंसिडर किया है, वो किसके बराबर है? तो F2 के बराबर है, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स के। देखो फिर से, यहाँ पर अगर ये कूलम्बियन फोर्स एब्सेंट होता तो इलेक्ट्रॉन कभी रिवॉल्व ही नहीं करता, और अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही नहीं करता तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स कभी आता ही नहीं। तो इसी वजह से मैंने क्या बोला है कि कूलम्बियन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रीपेटल फोर्स, इसलिए मैंने यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 लिखा है। अब आपको क्या करना है? तो बस यहाँ पे F1 और F2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। अब यहाँ पर F1 कितना है? तो Ge² डिवाइडेड बाय 4 पाई ε0 r स्क्वायर, और F2 कितना है? तो mv² बाय r। अब देखो यहां पे क्या होगा? तो ये r और ये r कैंसिल, मतलब यहां से एक r कैंसिल होगा। तो आपके पास इक्वेशन क्या होगा? तो Ge² डिवाइडेड बाय 4 पाई ε0, बस एक r, क्योंकि एक r कैंसिल हुआ है, इज इक्वल टू mv², दैट इज mv² इज इक्वल टू Ge² डिवाइडेड बाय 4 पाई ε0 r। अब बस हमें यहाँ पे इस v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और v की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? तो उसके लिए हम यूज करेंगे बोर सेकंड पोस्टुलेट का। बोर सेकंड पोस्टुलेट की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में की है। प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने बोर एटॉमिक मॉडल की बात की थी तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बोर सेकंड पोस्टुलेट आपको क्या बताता है कि आउट ऑफ ऑल द ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम, दैट इज L, इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल ऑफ h/2 दैट इज r m v इज इक्वल टू NH/2 ये होता है बोर सेकंड पोस्टुलेट। अब हमें क्या करना है? तो बस यहां से v को सेपरेट करना है, मतलब r और m जो v को मल्टीप्लाई है यहाँ पे ट्रांसफर करके हम NH को डिवाइड कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा v के लिए? v इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2 पाई एज इट इज, और यहाँ पे आपको r और m को यहाँ पे डिवाइड करना है। सो r m
ये होगा आपके लिए v। और अब हम क्या करेंगे, तो बस ये v की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, सो m इनटू v की वैल्यू क्या है, तो NH डिवाइडेड बाय 2 पाई RM। सो NH डिवाइडेड बाय 2 पाई RM ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू GE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 R। सो GE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 R। देखो ये सब कुछ हटा के फिर से एक बार लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए थी। अब देखो ये क्या है, तो ब्रैकेट का स्क्वायर है, इससे होगा क्या, तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उन सभी का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, सो 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू GE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 R एज इट इज। सो GE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 R एज इट इज। अब देखो यहां से ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल, यहां से पाई और यहाँ का एक पाई कैंसिल होगा, ये R और यहाँ से एक R कैंसिल होगा, और यहाँ से ये M और ये एक M कैंसिल होगा। दैट इज हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगा, तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा है, तो यहां से एक पाई कैंसिल हुआ तो एक पाई बचा, एक R कैंसिल हुआ तो एक R बचा, एंड M एक M कैंसिल हुआ तो M बचा। सो पाई R M बचा बस, इज इक्वल टू GE स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाय बस इप्सिलॉन 0, क्योंकि 4 पाई R ये कैंसिल हो चुका है। अब देखो हमारा इक्वेशन खत्म हुआ, मतलब यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो बस यहां से R को सेपरेट कर दो। सो R जो यहाँ पे n स्क्वायर h स्क्वायर को डिवाइड है, यहाँ पे ट्रांसफर करके GE स्क्वायर बाई इप्सिलॉन को मल्टीप्लाई कर दो और बाद में R को सेपरेट कर दो। देखो कैसे, तो n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई और m, क्योंकि R को हमें वहां पे ट्रांसफर करना है, तो बस पाई एंड m। सो पाई m इज इक्वल टू क्या है, देखो GE स्क्वायर डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन 0 और हमें ये R जो यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, सो इनटू R। अब बस आपको क्या करना है, तो यहां से R को सेपरेट करना है, मतलब जो सभी चीजें R को मल्टीप्लाई है इस तरफ जाके डिवाइड कर दो, और इप्सिलॉन 0 जो R को डिवाइड है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दो। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन 0 यहाँ पे R को डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय ये पाई m एज इट इज, और GE स्क्वायर जो R को मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड होंगे। सो GE स्क्वायर इज इक्वल टू R। दैट इज R इज इक्वल टू कितना होगा, सो R इज दैट इज R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन 0 एज इट इज डिवाइडेड बाय पाई m GE स्क्वायर, और ये होगा हमारे लिए रेडियस के लिए फाइनल आंसर। दैट इज R इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई
एम जी ई स्क्वायर, ये होगा हमारे लिए रेडियस के लिए फाइनल आंसर। और देखो इसी रेडियस का हम यूज करके एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करेंगे। देखो हमें बस एक ही लॉजिक यहाँ पे यूज करना है रेडियस कैलकुलेट करने के लिए कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, तो कूलम्बियन फोर्स के बराबर होगा। बस हमें यही लॉजिक यूज करके रेडियस कैलकुलेट करना है। अब देखो रेडियस का यूज करके हम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब उसके लिए हम यूज करेंगे टोटल एनर्जी का। अब टोटल एनर्जी कैसी बनी है, तो टोटल एनर्जी बनती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। सो यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हम इस फॉर्मूले का यूज करके एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे। देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी होगी। सो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 1/2 mv² कैलकुलेट करना होगा, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब देखो उसके लिए हम क्या करने वाले, तो ये इक्वेशन देखो mv² इज इक्वल टू g² डिवाइडेड बाय 4πε0r। अब अगर मैं इस इक्वेशन को दैट इज LHS को हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब 2 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे इस तरफ क्या मिलेगा, दैट इज LHS में। सो 1/2 mv², क्योंकि मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूं LHS को, तो मुझे RHS को भी क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के बाद RHS में क्या होगा, देखो g² एज इट इज रहेगा, यह 4 और यहाँ पर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 × 2 क्या बन जाएगा, तो 8 एंड πε0r एज इट इज। देखो यहाँ पर अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, तो हाफ mv²। तो अगर मैं इस तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना होगा, हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हाफ से मल्टीप्लाई दैट इज क्या होता है, तो 2 से डिवाइड। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये 4 × 2 क्या बन जाएगा, तो 8 बन जाएगा, और बाकी सारी टर्म्स वैसी की वैसी रहेगी। सो हमें काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, तो g² डिवाइडेड बाय 8πε0r। हमने बस यहाँ पे LHS और RHS दोनों को 2 से डिवाइड किया है, तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिली, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो हाफ mv²। और अब हमें क्या करना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने है। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -k q1 q2 डिवाइडेड बाय r। ये हमने कैसे लिखा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमने पहले कैलकुलेट की है। कहाँ पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उस चैप्टर में हमने पोटेंशियल एनर्जी पहले ही कैलकुलेट की है। दैट इज वो कितनी होती है, तो वो होती है -k q1 q2 डिवाइडेड बाय r, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस में। तो ये हमने पहले से कैलकुलेट किया। अब हमें बस यहाँ पे क्या करना है, तो k q1 एंड q2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। और k कितना है यहाँ पे, तो 4πε0 दैट इज 1/4πε0। q1 कितना है, तो E है, एंड q2 कितना है, तो g × E है। तो ये बस हमें वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, तो देखो g² डिवाइडेड बाय 4πε0r। देखो और ये माइनस साइन, देखो यहां पर k की वैल्यू क्या होती है, तो 1/4πε0। सो 4πε0 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरफ, और ये r एज इट इज। और q1 कितना है, तो E है, एंड q2 कितना है, तो g × E है। तो E × E ये क्या बन जाएगा, तो E² बन जाएगा, और g एज इट इज। देखो यहां पर अगर मैं q1 q2 की बात करता हूं, तो q1 q2 कितना है, तो एक E और दूसरा g × E। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा g²। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा, g²। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो k की वैल्यू क्या है, 1/4πε0। सो 4πε0 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये माइनस साइन एज इट इज। अब हमें क्या करना है, तो बस इस काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की वैल्यू इस टोटल एनर्जी में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें क्या मिलेगी, दैट इज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे हम। देखो कैसे, तो E इज इक्वल टू, अब यहां पर मैं टोटल एनर्जी के लिए E लिखता हूं, दैट इज एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी कितने है, तो g² डिवाइडेड बाय 8πε0r डिवाइडेड बाय 8πε0r प्लस
आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो माइनस जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर। तो ये प्लस क्या होगा, तो ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस है ना। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे आपको माइनस जी ई स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस में कन्वर्ट होगा। सो जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर। देखो यहां पर सभी चीजें कॉमन है, कैसे, तो जी ई स्क्वायर दोनों में, पाई इप्सिलॉन 0 आर दोनों में, और यहां से अगर मैं 4 कॉमन निकालता हूं तो यहां पे बचेगा 2, बिकॉज 4 2 = 8। सो देखा जाए तो यहां पे सभी चीजें कॉमन है, तो जो चीजें कॉमन है उनको मैं बाहर लेता हूं। सो ई इज इक्वल आपको क्या मिलेगा, देखो जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर। देखो अगर मैं यहां से जी ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर ये कॉमन बाहर ले रहा हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो देखो हाफ दैट इज 1/2। क्यों, क्योंकि यहां पर आपने जी ई स्क्वायर बाहर लिया है, अब यहाँ पे 8 है तो आपने 4 बाहर लिया है, तो 4 2 = 8, मतलब यहाँ पे 2 बचा, क्योंकि 4 आपने बाहर लिया, पाई इप्सिलॉन 0 आर आपने बाहर लिया, तो यहाँ पे बचेगा बस 1/2 और माइनस ये सभी टर्म्स आपने कॉमन बाहर लिए। देखो जी ई स्क्वायर 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर 4 पाई इप्सिलॉन 0 आर ये सभी आपने बाहर लिया है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, क्योंकि आपने सभी चीजें कॉमन बाहर ली है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे ये आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने है, यहाँ से देखो रेडियस हमने पहले से कैलकुलेट की है, और बस ये सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 1/2 -1 ये हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये होता है 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि हम यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाता है 1 - 2 डिवाइडेड बाई 2, और 1 - 2 कितना होता है, तो वो होता है -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1/2। अब हमें इस ब्रैकेट के लिए दैट इज 1/2 -1 के लिए -1/2 सब्स्टिट्यूट करना है, और बस यहाँ पे r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज वो कितना है, तो n² h² इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाई पाई m जी ई स्क्वायर। सो जी ई स्क्वायर एज इट इज डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन 0 एज इट इज। अब r की जगह पे आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये टर्म दैट इज n² h² इप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय पाई m जी ई स्क्वायर। इंटू क्या होगा -1/2। देखो यहां से क्या होगा, तो ये पाई और ये पाई कैंसिल होगा, और जो चीजें यहाँ पे डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में दैट इज m जी ई स्क्वायर ये सभी न्यूमरेटर में आ जाएगी। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, देखो ये चीजें ना m जी ई स्क्वायर ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, ये सभी न्यूमरेटर में आ जाएगी। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो देखो जी ई स्क्वायर एज इट इज m जी ई स्क्वायर अगेन डिवाइडेड बाय बचा क्या, तो 4। अब देखो इप्सिलॉन 0 ये क्या होगा, तो इप्सिलॉन 0 स्क्वायर होगा, तो ये 4 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n² h² एज इट इज इंटू -1/2 हो गया इक्वेशन। अब क्या करना है आपको, -1/2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो ये 2 और ये 4 ये क्या बन जाएगा, तो 8 बन जाएगा। सो देखो, और देखो जी ये क्या बन जाएगा, तो जी स्क्वायर बन जाएगा, ई स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, तो e⁴ बन जाएगा। देखो यहाँ पे जी और ये जी स्क्वायर बन जाएगा, और ई स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, तो e⁴ बन जाएगा, और m एज इट इज। सो m जी स्क्वायर e⁴ डिवाइडेड बाय, देखो ये माइनस साइन यहां पे देता हूं मैं, 4 2 = 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर n² h² इज इक्वल टू होगा ई। ये फिर से एक बार रिराइट किया है, सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, सो ई इज इक्वल टू -m जी
स्क्वायर ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 8 इप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर। देखो इस तरह हम क्या करते हैं, तो रेडियस का यूज करके एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए। और हमेशा याद रखो जो एनर्जी होती है वो हमेशा माइनस ही आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। ये क्या करता है, यहाँ पे माइनस साइन इंडिकेट करता है। सो इस तरह हम क्या करते हैं, एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एनर्जी एंड रेडियस को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो पहले हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हम ये लॉजिक यूज करते हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू कूलम्बियन फोर्स, और बाद में रेडियस का यूज करके हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।